नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका राजस्थान सरकार तथा वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, अभी हम अपना 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं और रक्त के प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, RH फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ़र की। ठीक है, हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए अभी हम पढ़ेंगे। देखो और क्या क्या होता है इस प्रक्रिया के दौरान। तो सबसे पहले जो रक्त एक्सचेंज होता है या रक्त ट्रांसफ़र किया जाता है वो किसने किया? ये एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर जीन डेनिस। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले रक्त ट्रांसफ़र किया 15 जून 1667 को। किसमें किया? इन्होंने एक भेड़ का ब्लड लिया और उसको ट्रांसफ़र किया। 15 वर्ष का एक बालक था उसके अंदर, सबसे पहले ये हुआ। इसके बाद से क्या हुआ? रक्तदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब रक्तदान जो होता है उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो उसकी आवश्यकता क्या क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या बहुत अधिक मात्रा में उसका रक्त बह जाए, अधिक रक्तस्राव हो जाए, तो उसको रक्त की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें उसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर रक्त नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी पूरी बॉडी में, पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे, तो रक्त तो जरूरी है। ठीक है, या फिर शरीर के अंदर गंभीर रक्तहीनता हो जाए या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा रोग हो जाए कि उसके शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो गई, तो अब हमें उसको रक्त चढ़ाना होगा। इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन होता है, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन है, आपके हाथ का, पैर का, सर का, गले का, ऑपरेशन के दौरान क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में शरीर से रक्त निकल जाता है, तो उस व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तब उसे हमें रक्त चढ़ाना पड़ेगा। या फिर जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो हमें रक्त चढ़ाना पड़ेगा। हीमोफीलिया हो जाए, दात्र कोशिका अरक्ता हो जाए, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, तो हमें क्या होगा? उसको रक्त चढ़ाना पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो रक्त हमें चढ़ाना तो पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन चढ़ाएंगे कैसे? तो इसके हम प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि ये जो प्रोसेस है पूरी साइंटिफिक फैक्ट पे होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी यहाँ से मैंने रक्त निकाल लो तुम्हें चढ़ा दिया, ऐसे होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रक्त का संग्रहण करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जब भी आपने देखा हो बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं तो वहाँ पे व्यक्ति को लेटा दिया जाता है, ठीक है, और एक उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, कैनुला लगाई जाती है। उस कैनुला के द्वारा रक्त निकलता है और एक थैली में इकट्ठा होता है। वो थैली कैसी होती है? वो थैली इस तरीके की होती है कि उस थैली में से रक्त बाहर नहीं आता, या वो एकदम साफ सुथरी थैली होती है, कीटाणु रहित होती है, उसके अंदर कोई जीव नहीं होता, कोई कीटाणु नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रक्त संग्रहण के लिए कि जिस भी व्यक्ति का रक्त ले रहे हैं हम, जैसे मुझे अगर रक्त का दान करना है या किसी को ब्लड देना है, तो सबसे पहले मेरे स्वास्थ्य की जांच होगी कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है ना, मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ ना। अगर मुझे कोई बीमारी है तो मेरा ब्लड जिसको चढ़ेगा उसको भी बीमारी हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगा कि मेरी जाँच होगी कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, हाँ जी हम बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक कैनुला हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवा दी जाती है, जिसके द्वारा रक्त क्या होगा? बाहर आएगा। और वो रक्त किसमें इकट्ठा होगा? एक विशेष प्रकार के सर्टेलाइज एक विशेष प्रकार की थैलियाँ होती हैं, उन थैलियों के अंदर वो रक्त इकट्ठा किया जाता है। ये थैलियाँ कैसी होती है? एकदम साफ सुथरी होती है, एकदम क्या होती है? निर्जमीकृत होती है और थक्का रोधी होती है। मतलब इसके अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनता है, रुधिर इकट्ठा नहीं होता है, जैसा है वैसे की वैसे रहता है। ठीक है, अब हमने ब्लड डोनेट कर दिया, थैली में इकट्ठा हो गया, उसके बाद कैनुला निकाल लेता है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर हमारा स्वास्थ्य भी चेक कर लेता है कि ठीक है इसको ब्लड डोनेट के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, मैं खुद 7 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे कोई चक्कर आता है, कोई उल्टी हो रही है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, और लगभग क्या होता है 3 महीने बाद हम दोबारा भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारा जो ब्लड डोनेट करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लगभग 36 दिनों के अंदर वापस रिकवर हो जाती है। ठीक है, तो अब ब्लड क्या है? थैलियों में इकट्ठा हो गया। अब थैलियों में इकट्ठा होने के बाद क्या किया जाएगा? इनको प्रशिष्टि भंडारण में रखा जाएगा। मतलब एकदम चिल्ड जगह या चिल्ड जो रूम होते हैं, एकदम जो फ्रीज जैसे रूम होते हैं ना, वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। इनको वहाँ से कब निकालेंगे? जब हमें किसी को चढ़ाना होता है रक्त तब ही लेके आएंगे, वरना पहले नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल ठंडे वातावरण में इसको रखा जाता है। ठंडे वातावरण में क्यों रखते हैं? ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु की वृद्धि ना हो, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर में जीवाणु नहीं पनपते हैं। इसी कारण तो हमारे फ्रिज में सब्जियां जल्दी से ख़राब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे क्या जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हमने इसको कहाँ रख दिया? भंडारण में रख दिया। अब क्या करेंगे? इसको भंडारण में रखेंगे या फिर हमें जब इसको अब
किसी व्यक्ति को हमें रक्त चढ़ाना है या भंडारण करने से पूर्व क्या होगा, हमें इस रक्त की कई प्रकार की जांचें करनी होगी। जैसे मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ, मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पहले रक्त की जांच तो होगी ना, किस किस की क्या क्या जांचें होंगी। RH कारक की जांच होगी, रक्त समूह की जांच होगी, हेपेटाइटिस की जांच होगी, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV की जांच होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रक्त संग्रहण के बाद दाता को कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखते हैं कि उसको कोई प्रकार की बीमारी है या नहीं, इसको कोई दिक्कत हुई या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और लगभग 2 से 3 दिन के अंदर क्या होता है, जितने भी हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं उस प्लाज्मा की क्या हो जाती है, पुण्य पूर्ति हो जाती है। और लगभग 36 दिन के अंदर देखो रक्त कोशिका परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम 3 महीने के बाद दोबारा भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब बात होती है ट्रांसफ्यूज़न, मतलब हमने ब्लड निकाल के इकट्ठा कर लिया, अब हम इसको जब ट्रांसफ़र करेंगे किसी व्यक्ति में, तब हम कौन कौन सी क्रिया करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट काम, हम RH फैक्टर पढ़े थे ना, उसमें ये था ना कि मृत्यु तक भी हो सकती है, अपना लीवर स्प्लीन खराब हो रहा था। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हम RH फैक्टर की जाँच करेंगे, उसके ब्लड ग्रुप की जाँच करेंगे। तो देखो हम पढ़ते हैं कि आधान से पूर्व मरीज का क्या क्या जाँच करेंगे, हम उसका रक्त समूह जांच करेंगे, उसका RH फैक्टर जांच करेंगे। ये दोनों जांच होने के बाद ही हम क्या करेंगे, आधान संपादित करेंगे, इसके पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जब किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है तो क्या होता है, केवल 30 मिनट से पूर्व ही, लगभग आधे घंटे पहले ही उस फ्रीज से या उस प्राकृतिक जो भंडारण कक्ष होता है उससे हम ब्लड को बाहर लेके आएंगे, लगभग आधे घंटे पहले। जैसे हमें कल ब्लड चढ़ाना है किसी व्यक्ति को, तो हम आज ही निकाल के नहीं रख लेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें जीवाणु पनप सकते हैं ना। हम जैसे ही ब्लड चढ़ाएंगे उसके आधे घंटे पहले ही उसको निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, अब जो ये है रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है, लगभग 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर में कैनुला लगा दिया जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे ब्लड हमारे शरीर में प्रवेश करता जाता है। कई बार क्या होता है, जब ये आधान किया जाता है तो व्यक्ति को सर्दी लगने लगती है, ठंड महसूस होती है, ठीक है, साइनोसोसिस होता है, अपनी जो हार्ट बीट है, हृदय की गति है, वो अनियमित हो जाती है। तो उस वक्त क्या है, डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ दे देता है जिससे वो सारी उसकी तकलीफें जो हैं वो ठीक हो सके। अब हम बात करते हैं कि जो रक्त हमने दान किया है वो कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2। एक तो होता है समजात, एक होता है समजीवी। कैसे, समजात का मतलब है कि हमने ब्लड डोनेट किया, अब वो ब्लड किसी को भी चढ़ेगा, ठीक है, ये तो हो गया समजात की किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप किसी भी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए। एक होता है समजीवी कि मैंने मेरा ब्लड निकाल के इकट्ठा कर रखा है और जब मुझे ज़रूरत है ब्लड की तो मेरा ब्लड मुझे ही चढ़ाया जाए, तो वो हो गया बच्चों समजीवी। कैसे कि समजात आधान तो क्या है, ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाए। और समजीवी किसे कहेंगे, जिसमें व्यक्ति के स्वयं का संग्रहित रक्त ही उपयोग में लिया जाए। तो वो कैसा आधान कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, समजीवी आधान। अब जो दान किया हुआ रक्त होता है उसको भी क्या है, हमें पृथक पृथक किया जा सकता है प्रसंस्करण के पश्चात। मतलब एक जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर भी क्या क्या चीजें होती है, उस ब्लड के अंदर आपको पता है RBC होती है, प्लाज्मा होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो ये जैसे मेरे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो मुझे जब रक्त चढ़ाया जाएगा तो पूरा का पूरा रक्त ना चढ़ा के क्या चढ़ाया जाएगा, सिर्फ प्लेटलेट्स बिम्बाणु चढ़ा दिए जाएंगे। तो ये बाकी का जो रक्त है जो किसी और व्यक्ति के काम आएगा। जैसे मान लो किसी के शरीर में प्लाज्मा की कमी है, किसी के शरीर में RBC की कमी है, तो आप देखो एक रक्त कितने लोगों के काम आ सकता है ना। मानव के अलावा पशुओं में भी रक्तदान होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जब हम रक्तदान करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ाते हैं, तो क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो सावधानियां तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सबसे पहली तो आप सबको याद हो ही जानी चाहिए, क्या, हमें उसका सबसे पहला तो एक तो रक्त समूह चेक करना है और दूसरा उसका RH फैक्टर चेक करना है। ये 2 काम तो हमें सबसे पहले करने ही होंगे, अगर ये ही नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, क्यों नहीं है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा दाता के रक्त में कोई रोग कारक तो नहीं है, कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है, कोई नुकसानदायक चीज़ तो नहीं है। आरएच कारक का हमें मिलान करना ही है, हमें मालूम है। और संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित भंडारण करना है, मतलब हमें फ्रीज में रखना है रक्त को इकट्ठा करने के बाद। किसी भी स्थिति में जो संग्रहित रक्त है ये संदूषित नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, इसमें रोगाणु कीटाणु नहीं जाने चाहिए, कोई सूक्ष्म जीव नहीं आ जाने चाहिए, ठीक है। और जो संग्रहण और जो आधान की जो ये क्रिया है ये हमेशा चिकित्सक के दिशा निर्देश में, या चिकित्सक हो तभी कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि ले तू मेरा ब्लड निकाल और मैं तेरा चढ़ा देता हूँ, ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम। हमेशा किसी डॉक्टर के दिशा निर्देश में ही हमें सारे का सारी क्रिया करनी है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सारी सावधानियां नहीं रखी जाए तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो बच्चों हमें HIV-1 हो सकता है, HIV-2 हो सकता है, ठीक है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ठीक है। इसके अलावा हमें HTLV-1 हो सकता है, HTLV-2 हो सकता है। इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ठीक है। इसके अलावा हमें हेपेटाइटिस B हो सकता है, हेपेटाइटिस C हो सकता है, जैकब रोग हो सकता है। ये सब कौन से रोग है? ये ब्लड वाले रोग है कि अगर हमारे रक्तदान में असावधानी हो तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस चैप्टर का आगे का पार्ट हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू।